नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक लंबे अंतराल के बाद। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में जो इतने भूमि विवाद हैं इनका निराकरण का उपाय क्या है। और मैं आपको यह क्रमशः भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस प्रकार करके बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए निराकरण के कई सारे उपाय हैं, कई सारे बिंदु हैं जिनका विश्लेषण एक वीडियो में संभव नहीं है। और इसके निराकरण, भूमि विवाद के निराकरण हेतु मैं जो उपाय बताऊंगा वो सब मेरे निजी विचार हैं और ये लीक से थोड़े हटकर हैं। और इनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं भूमि विवाद में, लेकिन उसको लागू करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो मैं आपको ये बताऊंगा और ये मेरे निजी विचार हैं। ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करने में कहीं कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले हमें देखना है कि झारखंड जो बिहार से अलग हुआ, वह बिहार का ही पार्ट था, बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड ने अलग होते ही निबंधन विभाग को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ एकीकरण कर लिया और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22A जो एकीकृत बिहार में 1991 में अधिसूचित हुई थी, धारा 22 से 1991 में अधिसूचित हुई थी, वह 22A क्या कहता है इसको झारखंड ने इम्प्लीमेंट कर लिया है, धारा 22A को भी। और वह धारा 22A कहता क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमूमन सब रजिस्ट्रार ये कहते हैं कि उनको किसी भी रजिस्ट्री दस्तावेज को के निबंधन को रोकने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वे किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री नहीं रोक सकते, जबकि वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। धारा 22A के अनुसार सब रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री रोक सकते हैं अगर वह पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो। उसी में धारा 22A में नीचे कहा जाता है कि सरकार पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करेगी। तो यह जानने वाली बात है और यह मार्के वाली बात है कि झारखंड ने उस पब्लिक पॉलिसी को भी डिफाइन कर लिया है और उसने वह डिफाइन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से किया है। तो यहां पब्लिक पॉलिसी डिफाइन क्यों नहीं हो सकती? अगर यहां भी झारखंड के अनुरूप एक पब्लिक पॉलिसी डिफाइन हो जाती है तो धारा 22A के अनुरूप सब रजिस्ट्रार भी बहुत सारे दस्तावेज की रजिस्ट्री को रोक सकेंगे। प्रथम दृष्टया वो चेक कर लेंगे। ठीक है कि उनको टाइटल डिसाइड करने का पावर नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जो कि लगभग 26-27 पेज का आदेश है, उसके अनुसार उसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि सब रजिस्ट्रार कोई एक मैकेनिकल आदमी नहीं है, एक मशीन नहीं है कि उनके पास जो दस्तावेज आए उसको वो निबंधन करने के लिए बाध्य है। तो वो उसमें देख सकते हैं, प्रथम दृष्टया ये जरूर देख सकते हैं कि जो दस्तावेज मेरे सामने आया है उसकी निबंधन करने वाले व्यक्ति उसके निबंधन करने की योग्यता रखता भी है अथवा नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो झारखंड ने क्या किया? झारखंड ने क्या किया कि उसने कहा कि अगर आपको कोई दस्तावेज को निबंधन कराना है तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि वह जमीन आपकी है। इसके लिए उसने कहा कि आपको या तो शुद्धि पत्र दिखाना पड़ेगा, या आपको खतियान दिखाना पड़ेगा, या आपको जमाबंदी पंजी दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए जब ये सारी चीज़ें के लिए अगर आपको सीओ से कोई चीज़ मांगना हो तो आप सीओ से वो चीज़ मांग सकते हैं और सीओ जो है उसको 15 दिन के अंदर वो चीज़ आपको उपलब्ध करा देंगे और उसकी एक कॉपी सब रजिस्ट्रार को भी भेज देंगे।
कि यह भूमि विवाद निराकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। बिहार में भी इस प्रकार का पब्लिक पॉलिसी डिफाइन करना चाहिए जिसमें और भी बहुत सारे बिंदु ऐड हो सकते हैं कि एक आध जमीन क्या भी बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, तो फिर यह एक पब्लिक पॉलिसी बनाई जा सकती है, एक लोक नीति बनाई जा सकती है जो लोकहित में, तो धारा 22 से हमारा इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो पब्लिक पॉलिसी 1991 के बाद बिहार में आज तक डिफाइन नहीं हुआ, जबकि झारखंड ने डिफाइन कर लिया, तो यहाँ भी पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार एक बहुत बड़े विवाद से बचा जा सकता है और इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अद्यतन लगान रसीद मांगने में कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, उससे भी प्रथम दृष्टया पता चल सकता है कि जमीन बेचने वाले के की है, प्रथम दृष्टया तो पता चल ही सकता है। और अद्यतन लगान रसीद यानी लगान रसीद, बहुत अदालत के बहुत सारे ऐसे आदेश हैं कि टाइटल का सूचक नहीं है, तो टाइटल का सूचक नहीं है तो अद्यतन लगान रसीद मांगने में कहीं कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, क्योंकि निबंधन विभाग का यहाँ भी राजस्व विभाग के साथ एकीकरण किया जा सकता है, क्योंकि राजस्व जब निबंधन विभाग का राजस्व विभाग के साथ एकीकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से दोनों विभाग जब एक हो जाएंगे तो दोनों विभाग के एक होने से जो भी अधिकारी होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व अर्न करने और भूमि विवाद दूर करने, दोनों के बीच एक संतुलन कायम करने की अनिवार्यता ऑब्लिक बाध्यता हो जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कैसे प्राप्त हो और दूसरी तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भूमि विवाद कम से कम कैसे हो, तो दोनों के बीच तो एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा और एकीकरण होने से वह सामंजस्य स्थापित होने का ज़्यादा संभावना है। दूसरे पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करने से भी हमारा भूमि विवाद बहुत हद तक कम हो सकता है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जो म्यूटेशन के इतने तामझाम है जिसके कारण बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस म्यूटेशन की ही मेरी नज़र में कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूटेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कैसे संभव है, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प बहुत सरल है। हमें हर साल 3 महीने युद्ध स्तर पर चालू खतियान बनाने की जरूरत है। अगर हम जनवरी से मार्च तक में युद्ध स्तर पर, जो चुनाव में हम युद्ध स्तर पर समय देते हैं, उसी प्रकार अगर हम जनवरी से मार्च तक हर साल 3 महीने वोटर लिस्ट के कंटिन्यूअस अपडेशन की तरह हर साल 3 महीने अगर हम चालू खतियान बनाने पर ध्यान दें और उसमें सबों को उसमें शामिल करें, हर विभाग को, तो चालू खतियान बनने से वो जब हर साल चालू खतियान बनेगा तो 4-5 साल में ही वह एक अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, एक गति को प्राप्त कर लेगा, एक शुद्धता को प्राप्त कर लेगा और लोगों के लिए वह एक आसान कार्य हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि यह एक प्रैक्टिस वर्क है और ये आसानी के साथ किया जा सकता है, वो उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। अब देखिए कि एक बनेगा कैसे, कहना तो आसान है लेकिन बनेगा कैसे, चालू खतियान होगा का प्रक्रिया क्या होगी। अब एक आते हैं, एक किसी भी अंचल के एक पंचायत में आते हैं, एक एरिया, पंचायत के एरिया में आते हैं। हर पंचायत के एक मुखिया हैं। मुखिया जो हैं उनको अपने एरिया, मुखिया हों या वार्ड सदस्य हों या पंचायत समिति हों, ये सरपंच हों, पंच हों, जिला पार्षद हों, इन सबों को अपने एरिया की, अपने पंचायत की पूरी जानकारी रहती है और मुखिया को अपने एरिया की सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। वो अपने पंचायत के हर एक घर के हर एक सदस्य के बारे, हर एक परिवार, हर एक सदस्य के बारे में जानते हैं।
तो उनको भी इस कार्य में लगाने की आवश्यकता है। प्लस जो विकास मित्र हैं उनको, उस एरिया के, उनको लगाने की ज़रूरत है। और भी जो लोग हैं जो म्यूटेशन में से जुड़े हुए जितने भी कार्यबल है उसको इस कार्य में लगाने की ज़रूरत है। तो पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें लगा देने से फ़ायदा ये होगा कि उनको सारा चीज़ मालूम है कि उस पंचायत में कौन ज़मीन किसका है। प्लस इसमें कृषि सलाहकार और कृषि से जुड़े जो लोग हैं उनको भी इसमें लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि फसल क्षति का मुआवजा देना हो या सब्सिडी इनपुट देना हो, इसमें उन्हीं के द्वारा वितरित किया जाता है। इसलिए उनको भी पता है कि कौन ज़मीन किसकी है, बहुत हद तक पता ही है। जो कुछ नहीं पता है वो विवादित की श्रेणी में रहेगा, जो किसी को पता नहीं है वो विवादित की श्रेणी में जाएगा। उसका अदालत से जब फैसला होगा, जिस भी सक्षम अदालत से फैसला होगा तब उसका निर्धारण किया जाएगा। तो जितना चीज़ जो विवादित नहीं है और जिसको जो एक पंचायत में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को और ये सरकारी कर्मी जो है इन सब को मिला करके ये सब जो है उनको 2-3 अमीन उनको प्रोवाइड किया जा सकता है एक पंचायत में, और वो उनको बताएगा कि कौन नक्शा से कि कौन ज़मीन क्या है, ज़मीन की वो ज़मीन की स्थल पर पहचान करेगा नक्शा देखकर, और उसका जो ये भरेंगे, ये उसका फॉर्म भरेंगे कि यह ज़मीन खाता खेसरा इतना, ये ज़मीन इसका, और ये उस ज़मीन को भरेंगे और उसमें जो भी चालू खतियान का परफॉर्मा है उसमें उसको अनुसार उसको डाटा भरते जाएंगे, उसमें रैयत का नाम भरते चले जाएंगे। इसके बाद जो भी वो डाटा 3 महीना में भरेंगे, उसके बाद उसको पंचायत की आम सभा से पारित करा लिया जाएगा, और पारित कराने के बाद इस तरह हर मुखिया अपने पंचायत का आम सभा से पारित कराने के बाद सारा डाटा जो कलेक्ट होगा वो सारा डाटा कलेक्ट करके सीओ को दे देंगे। सीओ जो है इसका प्रारूप प्रकाशन कराएंगे, और वोटर लिस्ट भी इसी तरह बनती है, प्रारूप प्रकाशन कराएंगे डाटा को कंप्यूटर में कंपाइल करने के बाद प्रारूप प्रकाशन कराएंगे। प्रारूप प्रकाशन करने के बाद वो आपत्ति मांगेंगे। आपत्ति मांगने के बाद चूंकि पंचायत स्तर पर ही बना है, सभी लोगों ने आम सभा से पारित किया है, तो आपत्तियां आने की संभावना बहुत ही कम है। उसमें सीओ पैनी नज़र रखेंगे इस बात पर कि इसमें सरकारी ज़मीन को तो लोगों ने तो अपने नाम पे नहीं चढ़ा लिया है, तो उस बात का वो सीओ अपना वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद वो इस चीज़ को जब भर कर दे देंगे तो इसका प्रारूप प्रकाशन के बाद आपत्ति आएगी, और आपत्ति आने के बाद हम आपत्ति का निराकरण करेंगे। जो आपत्ति निश्चित रूप से बहुत कम आएगी, चूँकि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ही बनाया गया है, स्थानीय स्तर के व्यक्तियों द्वारा, उनको सब पता है, पहले से पता है कौन ज़मीन किसकी है। उसके बाद उसको बना लिया जाएगा, और बनाने के बाद आपत्ति के निराकरण के बाद उसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, और कंटिन्यूअस अपडेशन की तर्ज पर इसको हर साल किया जाएगा। तो इसमें एक साल में जितने भी ज़मीन का बिक्री उस एरिया में हुआ है, एक पंचायत में हुआ है, उस पंचायत के सारे आदमी उस 3 महीने में, जनवरी से मार्च के बीच में, अपने दस्तावेज को दिखाएंगे और उनका नाम चढ़ जाएगा। उन्होंने अगर ए से कोई ज़मीन खरीदा है, बी ने अगर ए से कोई ज़मीन खरीदा है, तो चालू खतियान में ए का नाम हट के बी का नाम चढ़ जाएगा। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। इस 4-5 साल में तो लोग इतने अभ्यस्त हो जाएंगे, और यह एक बहुत बड़ा विकास का मुद्दा है। नल जल योजना, मनरेगा योजना, इंदिरा आवास योजना सिर्फ यही विकास के मुद्दे नहीं हैं। अपने पंचायत में भूमि विवाद को दूर करना भी एक बहुत बड़ा विकास है। इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता है। मेरा तो यह भी मानना है कि प्रथम 3 महीना में जो मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि इस प्रकार इसका वर्क को कर करके सीओ को नहीं देते हैं, उन्हें तो कोई फंड ही नहीं देना चाहिए। उनको कोई फंड तब तक नहीं देना चाहिए जब तक वो ये कार्य करके नहीं दे देते। ये उनका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। सबसे बड़ा विकास का कार्य तो यही है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि सरकार का यह मानना है कि बिहार में 60% विधि व्यवस्था बिगड़ने का मूल कारण भूमि विवाद है। तो जब 60% विधि व्यवस्था भूमि विवाद के कारण बिगड़ रही है, तब तो सब काम छोड़ करके भूमि विवाद को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। तब 60% विधि व्यवस्था कंट्रोल हो जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ा विकास का काम होगा और बहुत ही बड़ा
विधि व्यवस्था कंट्रोल करने का कार्य होगा। इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता है। तो पंचायत प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है और म्यूटेशन के एक बहुत बड़े तामझाम से बचा जा सकता है। वह सारा वर्क फोर्स और वो सारा पैसा जो उसमें खर्च हो रहा है वो इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो ये 2-3 साल में ही ये दिखने लगेगा कि डाटा कितने शुद्ध हो रहे हैं और एक बाद में यह एक जो है एक पूरे के पूरे डाटा एक शुद्ध रूप में आ जाएगा और म्यूटेशन की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जिन्होंने जितना ज़मीन खरीदा हुआ करके अपना नाम यहाँ चालू खतियान में जुड़वा ले। अगले साल फिर होगा, जिनका छूट गया तो अगले साल होगा, अगले साल वो अपना जुड़वा सकते हैं। इस तरह का कंटिन्यूअस अपडेशन के तहत, और यह एक लॉफुल प्रक्रिया है। प्रारूप प्रकाशन, फिर आपत्ति मांगना, फिर उसके बाद अंतिम प्रकाशन, तो एक लॉफुल प्रक्रिया है। हर साल ऐसा किया जा सकता है। जब हर साल आपदा का काम किया जा सकता है, हर साल लॉ एंड ऑर्डर का दुनिया भर का काम किया जा सकता है, हर साल चुनाव कोई ना कोई चुनाव का काम किया जा सकता है, तो हर साल ये चालू खतियान बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया जा सकता। आखिर 60% विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने से जुड़ा मुद्दा है, विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे निश्चित रूप से बिहार का विकास बहुत आगे जाएगा और विकास के सूचकांक पे बिहार निश्चित ही बहुत आगे बढ़ेगा। इसके भूमिवाद दूर होने से उद्योगपतियों की भी यहाँ रुचि होगी, यहाँ उद्योग लगाने में रुचि होगी। तो ये एक मुद्दा है और मेरे ख्याल से यह एक इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए सरकार को इन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए और आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि वह अपने स्तर पर जितने भी उनके स्थानीय नेता हैं या उनके ऊपर के नेता हैं जिनके वो संपर्क में आते हैं, उनको भी इस बात के लिए फोर्स करें कि वो इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए, इन बिंदुओं के लिए उचित फोरम पे बात को रखें। तो इस प्रकार का मेरा ये सब निजी विचार है। जाहिर है कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं और अगर यह सब सुझाव उचित हैं तो इनको निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियो आप देखते रहें, आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।